तो आज हम लोगों का डिस्कशन है, होमवर्क दिया हुआ था 62 से लेकर 69 तक। बनाए आप लोग? अच्छा, तो बनाए हैं तो एक एक करके अभी हम एक एक सवाल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने सॉल्यूशन मिलाइए और जो अगर गलती किए हैं तो उसको सुधार कीजिए और फिर उसको रिवाइज कीजिए। हम प्रॉब्लम लेते हैं सी वर्मा। प्रॉब्लम था 62 से लेकर 69 तक। यस, 62। हम लोग का जो सवाल है वो है डिस्कशन। सी वर्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, प्रॉब्लम 62 से लेकर 69 तक। तो पहला सवाल 62 देखते हैं। 62 का जो फिगर दिया हुआ है, पहला फिगर, ये तो हम क्लास में बताए हुए हैं। फिगर ए ये क्लास में हो चुका है। फिगर बी, इसमें प्रश्न क्या है? इसमें प्रश्न ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फिगर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला फिगर का तो हम निकाल दिए थे। पहला फिगर में क्या है और दूसरा में क्या है, एक बेसिक अंतर समझ लीजिए। पहला फिगर में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं वो एक पैरेलल प्लेन्स दिए हुए हैं, इंक्लाइंड। और दूसरा फिगर में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं वो पैरेलल प्लेन्स नहीं हैं। देखिए बीच में यहाँ पर प्लेन्स के पैरेलल नहीं है, इक्वी डिस्टेंट हैं लेकिन कर्व्ड हैं, है ना, प्लेन्स नहीं है, एक कर्व सतह का है। तो अगर हम इसका डायग्राम अपने बोर्ड पर सजाते हैं, ये एक हेमी स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल है, इस तरह का, एक इस तरह का, ठीक है। ये हेमी स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आधा आधा करके दिया हुआ है। और पहला का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, दूसरा का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है और तीसरा का जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। आप देखिए ध्यान से। और पोटेंशियल देखिए तो इसका है 20, इसका है 30 और इसका है 60। अब देखिए लास्ट क्लास में हम एक सवाल भी डिस्कस किए थे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट अगर रखना है तो स्पेसिंग, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे प्लेन्स की स्पेसिंग बढ़नी चाहिए। तो यहाँ गौर से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, यहाँ पर स्पेसिंग देखो, स्पेसिंग क्या है, समान है। ये 10 है और ये 20 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की भी दूरी है 10 सेंटीमीटर। अगर स्पेसिंग समान है तो पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस समान है तो फिर स्पेसिंग समान नहीं होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे स्पेसिंग बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट, क्योंकि स्पेसिंग समान दे दिया है। अगर स्पेसिंग बदल देता तो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस समान देता तो स्पेसिंग बदल जाता। तो यहाँ एक बात ये आपको अपने दिमाग में एक्स्ट्रा रखनी है। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। पूछता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम अगर
डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो ये आपके जो भी ड्रॉ किए हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड। तो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का रेडियली आउटवर्ड। और दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो तुम देख रहे हो, क्या ये इलेक्ट्रिक लाइंस ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है? ऐसा कुछ बात तो नहीं बता रहा, क्योंकि ना लाइंस पैरेलल हैं ना ही इक्विडिस्टेंट हैं। तो इसका मतलब अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगे। तो हमें किसी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ मैग्नीट्यूड सब जगह समान नहीं होगा। तो एक खास कोई जगह हम चुन लेते हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक यहाँ पर जगह चुन लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट किए, जो कि सेंटर से r दूरी पर है। ये पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। अब एक बात और यहाँ गौर करने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह के बन रहे हैं, तो ऐसे लाइन सिर्फ तभी बना सकते हैं जब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज अवस्थित हो। तो हम यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और उसको लेकर के हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये डायरेक्शन हो जाएगा रेडियल आउटवर्ड, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R तो रहेगा, R के ही टर्म में हमको जवाब देना है, R तो रहेगा। लेकिन चूंकि हमने अपने से माना है Q, तो Q हमको निकाल के यहाँ पर डालना पड़ेगा। और Q हम किसी भी पोटेंशियल को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो चलो हम कोई एक पोटेंशियल कोई एक ले लीजिए, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 60 वोल्ट। तो चलो 20 वोल्ट ले, ये 30 वोल्ट ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट, ये हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान 30 ही होगा। और यहाँ से इसकी दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल ले लेते हैं, V का फॉर्मूला कोई एक लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये बराबर V इंटू R लिख सकते हैं। और V का मान बोलिए, तो चूंकि हम अगर इसकी बात कर रहे हैं तो जिसका पोटेंशियल हमें मालूम है, अगर हमको 60 का मालूम, अगर हम ये ले लेंगे तो पोटेंशियल 60 लेंगे, तो रेडियस R जो है 10 लेंगे। इस पॉइंट को लेते हैं तो पोटेंशियल लेना होगा 30, तो दूरी लेना होगा 20। तो अगर हम इसकी चुनाव किए हुए हैं 30, तो R जो है वो लेना होगा 20 सेंटीमीटर है, तो हम उसको 0.2 लिख दिए हैं। और ये मान कितना आ जाएगा 6। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। और ये आंसर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आंसर होगा। ठीक है। तो इसके सवाल ये जो है कुछ अलग तरीक़ा से बनेंगे, और फिगर ए जो है वो एक अलग सवाल है जिसको हम लोग क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। ये था 62। बात करते हैं 63। प्रॉब्लम नंबर 63 में कहता है, कंसिडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R uniformly charged with linear charge density lambda. This is a circular ring linear charge density lambda, और इसका रेडियस है R. It is given. Find the electric potential at a point on the axis a distance x from the center of the ring. यहाँ से x दूरी पर पॉइंट P है
और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो ये तो हम आपको सिखाए थे कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दूरी बनेगा चार्ज के साथ, ये वाली दूरी हो जाएगा √x² प्लस r²। और इसका चार्ज की बात अगर करते हैं तो इसका चार्ज अगर Q ले लेते हैं तो लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ होगा 2πr। तो यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं 2πr इंटू लैम्डा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह हो गया 2πr लैम्डा डिवाइडेड बाई √x² प्लस r²। ठीक है, तो यहाँ से आप पोटेंशियल कैलकुलेट, पोटेंशियल का मान थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 4 पाई कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, ऊपर में लैम्डा r, नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट √x² प्लस r²। ये रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ पोटेंशियल का। आगे सवाल कहता है कि यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस एक्सप्रेशन को यूज करके इसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और पोजीशन के रूप में हम क्या लेंगे, तो x, क्योंकि दूरी x पर निकालना है तो हम ये ले लेंगे, और हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो माइनस लैम्डा r, नीचे में 2 पाई, ये बाहर हो जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएंगे, d/dx, और ये है नीचे में, याद रखिएगा नीचे में है रूट का मतलब हो गया पावर 1/2। इसको हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो माइनस पावर 1/2 ऐसे आ जाएगा। देखिए ये लैम्डा r 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, रह गया डिनोमिनेटर में √दिस, तो हम इसको ऊपर ले गए हैं, d/dx रहेगा माइनस के साथ। और अब fx पे पावर n का जो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला आपको दिए हुए हैं उसको आप अप्लाई कीजिए। लैम्डा r/2 एप्सिलॉन नॉट ये रहा, n fx n-1 इंटू, और ये जो fx है उसका डिफरेंशिएशन, तो x² का होगा 2x और r² का डिफरेंशिएशन 0। ये, और अब देखिए तो जो बचा, ये 2 के साथ ये 2 जो है कट जाएंगे, ये जो माइनस है ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ऊपर में बचा लैम्डा और बचा है r, ये माइनस प्लस हो चुके हैं, यहाँ पे पावर आ जाएंगे अब -3/2, ऊपर में रहेंगे x, नीचे में होंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में होंगे x² प्लस r²। डिनोमिनेटर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पावर हो गए -3/2 ऊपर में, तो नीचे आकर के हो जाएगा +3/2 पावर। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंशिएशन करने के बाद आ जाएंगे लैम्डा r(x/2 एप्सिलॉन नॉट x² प्लस r²। तो आप इसको आंसर में मिला के देखिए क्या आपके डिफरेंस सही आए हैं नहीं आए हैं। तो r लैम्डा x 2 एप्सिलॉन नॉट दिस मच। ठीक है, तो जो रिलेशन पढ़े हैं वही उपयोग होगा। तो ये था 63। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है 64। An electric field of magnitude 1000 Newton per coulomb is produced between two parallel plates having a separation of 2 centimeter as shown in figure। एक फिगर दिखाया गया है और इस फिगर में 2 प्लेट्स शो किए गए हैं और इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया गया है ऐसे।
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम कुछ बातें खुद से भी बोल सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि ज़रूर ये जो प्लेट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और ये जो प्लेट होगा वो निगेटिवली चार्ज्ड होगा, या ये प्लेट जो होगा हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हायर से लोअर फ्लो करता है, तो ये बातें होंगी। इसकी पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल भी प्लस होगा, इसका पोटेंशियल माइनस, माइनस माने लोअर, प्लस माने हायर। दिस इज, तो ऐसा कुछ है। पहला तो प्रश्न है यही कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बताया जाए। तो वही ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो तो यूनिफॉर्म होना चाहिए जैसा कि डाटा से हमको लग रहा है। तो ये पूरा जो प्लेट्स के आप रीजन समझ लीजिए ना, ये पूरा प्लेट्स के रीजन में एक इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ऐसे ये विद इन दिस प्लेट्स यू कैन कंसिडर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट in this direction, uniform electric field exists in this direction। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हैं ई भी प्लस भी माइनस इज इक्वल टू ई डॉट एस। ये ना पढ़े थे, प्लस से लेकर माइनस तक, ऐसे यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। ई का मान तो 1000 दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 सेंटीमीटर 0.02, और कॉस थीटा का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड यही, डिस्प्लेसमेंट यही 0 डिग्री। पॉइंट हटाएंगे 2 शून्य खत्म, 20 वोल्ट। तो ये पहला सवाल आपका बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे प्रश्न है कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट in the direction of field so that it may reach the upper plate। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लोअर प्लेट से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो पूछता है कि इस भी की मिनिमम स्पीड क्या हो कि ये ऊपर वाले प्लेट तक पहुंच सके। तो भाई ये ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? तो सुनो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंकेंगे, चूँकि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर काम कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो मोशन के अपोजिट फोर्स से पैदा होगा रिटार्डेशन। तो फेंके हुए डायरेक्शन में उसकी स्पीड कम होती जाएगी। अगर हम कम स्पीड से फेंकेंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहीं जाकर रुक करके रिटर्न आ जाए। तो हमें ऐसा स्पीड भेजना है ताकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले प्लेट तक एटलीस्ट पहुंच जाए, भले वहाँ पहुंच करके उसकी स्पीड 0 हो जाए। अगर हम यहाँ इसकी स्पीड 0 लेते हैं तो फेंकने वाली स्पीड को हम मिनिमम कह सकते हैं। और इस केस में जो इसमें एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन वाला होगा, माइनस ई गुना ई डिवाइडेड बाई एम, ये एक्सेलरेशन होगा। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी आप 0 यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम स्पीड आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का मान हो जाएगा माइनस ई बाई एम, और s जो है डिस्प्लेसमेंट 0.02 आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको सारी चीज़ पता है तो आप ये मिनिमम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 10⁻³ 31 kg, और ये दूरी तो पता ही है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो इसका रिजल्ट प्राप्त होगा वो स्पीड का मान आएगा 2.65 10⁻⁶। ये स्पीड हमें प्राप्त होगा। इतना स्पीड से हम जब इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे तो ये जाकर के ऊपर वाले प्लेट को टकराएगा। बहुत हाई स्पीड है भाई। चलिए, अब तीसरा प्रश्न क्या पूछता है सी पार्ट में कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन
इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विद द स्पीड कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। जो पार्ट बी है, जो स्पीड आपने कैलकुलेट किया है, हम इस स्पीड से अगर इस इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं, ठीक है, कैसे फेंकते हैं भाई? द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एंगल 60 विद द फील्ड। फील्ड से 60 डिग्री एंगल बनाकर, मतलब अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंकते हैं ताकि वो फील्ड के साथ, ये फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाए, फील्ड के साथ 60 बनाएगा तो इसके साथ कितना बनाएगा? इसके साथ 30 बनाएगा। प्लेट के साथ, फील्ड के साथ 60 बनाया। इलेक्ट्रॉन की जो ये गति है और फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो उसके साथ 60 एंगल बना करके फेंका है, तो प्लेट के साथ एंगल 30 बना करके वो फेंका गया, मान लिया जाए। तो पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ये हम आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में सिखाए थे कि इस तरह का जो पाथ होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का होगा, और आप जो है समझ लीजिए कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यूज़ करते थे, यहाँ 2a यूज़ करेंगे, और थीटा का मान हम 60 नहीं लेंगे, थीटा का मान हम 30 लेंगे। तो v का मान तो हम निकाल लिए हैं, ये वाली 2.65 10⁻⁶, साइन स्क्वायर थीटा का मान 30, और जो एक्सेलरेशन है 2a, वो एक्सेलरेशन आप बोल सकते हैं E/m, इतना। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे हम इसका मान थोड़ा और तेज़ी से कैलकुलेट करके ला सकते हैं। वैसे यहाँ से देखिए, इसको अगर हम इधर भेज दें और ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो v स्क्वायर बाई E/m एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा 0.04। तो ये जो वैल्यू है वो 0.04 होगा, ये जो वैल्यू है 0.04 होगा, और ये 1/2 नीचे में 4 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है 0.04 बटा में 4, ये मान कितने आ जाएंगे? तो ये मान आ जाएंगे 0.01, और ये मान हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। तो आप इसका आंसर मिला के देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर आया, ये 0.5 सेंटीमीटर बोलता है। अच्छा, ये 2 छूट गया है यहाँ, ये वाली देखिए, ये 2 छूट गया है। तो ये 2 छूट गया है, तो इसका मान अब ये नहीं आएगा, इसका मान नीचे में 8 हो जाएगा, और ये मान हो जाएगा 0.05, है ना। तो ये बराबर आएगा 0.5 सेंटीमीटर, इतना उठ पाएगा ये। तो आप इसको आंसर मिलाकर देख सकते हैं, C 0.05 सेंटीमीटर। ये था 64। बात करते हैं 65। A uniform field 2 Newton per coulomb exists in space x direction, taking the potential origin to be 0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है इन द स्पेस, अब इसका जो तीसरा पार्ट है 64 का C, इसमें कहता है कि सपोज इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लोअर प्लेट विथ स्पीड कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमने स्पीड कैलकुलेट किया था,
छोड़ो, क्या दिमाग लगाना। इसमें कहता है कि ए यूनिफॉर्म फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस इन एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन विथ डायरेक्शन। टेकिंग द पोटेंशियल एट ओरिजिन B0, ओरिजिन को हमने रेफरेंस लेना है सवाल के अनुसार, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल 0 कहता है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल इन जनरल पॉइंट XYZ, कोई XYZ पॉइंट स्पेस में जहाँ पर आपको पोटेंशियल का मान बताना है। तो पहला सवाल तो बड़ा आसान है। तो पोटेंशियल अगर हम A माइनस B लिखते हैं तो डेफिनेशन होगा E डॉट S A टू B। E का मान तो 2I है, तो S हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए A टू B। B है ओरिजिन, B क्या है? ओरिजिन है। तो B ले लेते हैं ओरिजिन जहाँ का पोटेंशियल है 0 0, और एक कोई पॉइंट ले लेते हैं A, कोई एक पॉइंट जहाँ X Y Z ये स्पेस पॉइंट है, और हमें चलना है A से B। B मतलब हो गया ओरिजिन, B मतलब यही हो गया ओरिजिन, यही हो गया ओरिजिन जहाँ का पोटेंशियल 0 है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, A से B ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का आप जो है वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो 0 माइनस एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के, आप इस तरह से लिख सकते हो। और इसके साथ ये जो 2i है डॉट कर सकते हो, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस। ठीक है। अब यह लेफ्ट हैंड साइड में भी हो गया, भी क्या? भी एज ए फंक्शन ए का मतलब एक्स वाई जेड कोई स्पेस में, और माइनस ये हो गया 0। तो वी एक्स वाई जेड किसी स्पेस में पोटेंशियल के मान आ जाएंगे -2x। ये जे इसमें नहीं है, के नहीं है, तो ये 0 हो जाएंगे। तो पहला सवाल का आंसर यही होगा -2x। मिलाकर देख सकते हैं इसका रिजल्ट 65 का। अब दूसरा पूछता है क्या, एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट, यानी किस पॉइंट पर पोटेंशियल का मान 25 वोल्ट होगा। तो अगर हम इसको 25 वोल्ट कर देते हैं 25 माइनस 2x, तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा, और वो आएंगे -12.5 मीटर। मतलब कहने का कि अगर हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये जो है पोजीशन आपको ये प्राप्त होगा। एट x इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर यू विल गेट दी पोजीशन। ठीक है। C, तो x बराबर -12.5 मीटर की दूरी पर आपको पोटेंशियल जो है 25 वोल्ट प्राप्त होंगे। बस हमने पोटेंशियल की जगह 25 रख दिया है और x का मान कैलकुलेट किया है। आगे C पार्ट में कहता है कि इफ़ द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी टेकन एज 100। अब जैसे हमने ओरिजिन का पोटेंशियल 0 लेकर के ये सारा कैलकुलेशन किया है, लेकिन कहता है कि नहीं, ओरिजिन का पोटेंशियल तुम 0 मत लो, उसको रेफरेंस मत लो, उसका पोटेंशियल तुम 100 लो। ओके, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। तब उसी केस में जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जब हम इसको जो है यहाँ ओरिजिन का पोटेंशियल को 100 वोल्ट लेंगे तब। तो इसको अगर 100 लेंगे तो 0 की जगह यहाँ 100 होगा, तो -100 उधर जा कर के +100 हो जाएगा।
तो इसी एक्सप्रेशन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड किसी स्पेस में पोटेंशियल का मान हो जाएगा -100, उधर जाके +100 और इधर में -2x है, तो ये रिलेशन प्राप्त होगा। दिस वुड बी दी पोटेंशियल एट एनी स्पेस एट एनी पॉइंट, है ना, व्हेन द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 100 वोल्ट, 100 - 2x। अच्छा, आगे कहता है कि डी में व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0। अगर हम इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 लेंगे तो ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना होगा, डी सवाल में। What will be the potential at origin if the potential at infinity is taken to be 0? तो ओरिजिन का पोटेंशियल 0 लेंगे तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा, तो ओरिजिन का पोटेंशियल 0 लेंगे तो किसी स्पेस में ये पॉइंट है और हम x का मान इन्फिनिटी कर देंगे तो पोटेंशियल अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखो एट Vx, y, z इज इक्वल टू -2x, ये तब है जब ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 लिया गया है। ये तब है जब ओरिजिन पर पोटेंशियल, आई एम सॉरी डी। प्रश्न वो नहीं है कि ओरिजिन पर 0 लेना है तो इन्फिनिटी पर क्या पोटेंशियल होगा। प्रश्न ये है कि इन्फिनिटी पर अगर पोटेंशियल 0 लेंगे तो ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या होगा। सवाल में यही पूछ रहा है शायद कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। तो अब यहाँ एक बात ये गौर करनी है कि ये अगर डिस्प्लेसमेंट देखो, एक तो ओरिजिन हो गया और दूसरा जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, पॉइंट ए को इन्फिनिटी बना लेते हैं, अगर हम इसी को ए को इन्फिनिटी बना लेते हैं और यहाँ का पोटेंशियल को 0 लेते हैं और इसका पोटेंशियल हम निकालते हैं, जो ओरिजिन का पोटेंशियल वो निकालते हैं, तो ए का पोटेंशियल तो हो गया 0 माइनस बी का पोटेंशियल जो ओरिजिन है उसको हमको निकालना है, इज इक्वल टू ई का मान जो दिया हुआ है 2i जो है डॉट, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये चूँकि इन्फिनिटी पर, ये ओरिजिन पर, तो डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी होगा। तो आप बी पॉइंट जो कि ओरिजिन पॉइंट है, बी जो पोजीशन ओरिजिन पोजीशन है, ओरिजिन पर पोटेंशियल का मान डिफाइंड नहीं हो पाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी गुना समथिंग इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो इस केस में, इस तरह के सवाल में, इस सिचुएशन पर इन्फिनिटी को हम रेफरेंस के रूप में नहीं चुन सकते हैं। प्रश्न पूछा भी गया है कि इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, तो आपका जवाब होगा नहीं, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू चूज द इन्फिनिटी एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पर हम सिर्फ तब चुनते हैं जब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम करते हैं, वो अपने सुविधा को आसान करने के लिए, क्योंकि बहुत दूर हो जाता है 1/4πε0 Q1 या Q/R, तो जब हम R को बहुत दूर कर लेते हैं तो पोटेंशियल 0 आ जाता है इस वजह से। लेकिन सबका जो फॉर्मूला पोटेंशियल का है 1/4πε0 Q/R सबका नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए है और आगे एक स्फेरिकल चार्ज पढ़ेंगे उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, 66 सवाल देखते हैं। कहता है कि हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग दीज 3 चार्जेस एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। देखो, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ऊपर में है 2 × 10⁻⁻5, नीचे है 4 और 3।
तो हम इसको 2q ले लेते हैं, इसको 4q ले लेते हैं, इसको 3q ले लेते हैं और q का मान जो है 1 × 10⁻⁻5 कूलम ले लेते हैं, क्योंकि सब में ये जो फैक्टर है 2 × इतना है, 4 × इतना है, ये फैक्टर है, तो हमने उसको q मान लिया है। और प्रश्न क्या है कि वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 चार्ज को ट्रायंगल के इस कॉर्नर पर सजाने के लिए हमें बाहर से कितना काम करना पड़ेगा, बाहर के बल लगाकर कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमको यहाँ सजाना है, चार्जेस को हमें यहाँ पर लाके रखना है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो चार्जेस को हम लाए कहाँ से। तो हमने थ्योरी में सिखाया था एनर्जी वाले में कि अगर कहता है कि यहाँ से एक चार्ज को हटाना है, तो ठीक है, हम इसको हटा तो दिए, लेकिन हटा करके रखे कहाँ, तो उसको हम रखेंगे इन्फिनिटी पर। अगर बोलता है कि 3q ला के रखो, तो लाकर कहाँ से ला के रखेंगे, तो वी विल ब्रिंग फ्रॉम दिस इन्फिनिटी। तो ये बात याद रखिएगा। अगर बोलता है कि ये 3 चार्जेज हैं, उस ट्रायंगल के कॉर्नर पे सजानी है, तो ठीक है, सजाना है, सजा देंगे, लेकिन लाए कहाँ से हम 3 चार्ज, तो उसको लाएंगे हम इन्फिनिटी से। तो शुरुआत में ये चार्जेस कहाँ हैं, तो शुरुआत में ये जो चार्जेस हैं ये इन्फिनिटी पर है। हम इसका एक फिगर अलग से फिर बनाते हैं। ये है 3 चार्ज, यहाँ 2q 3q 4q 3q, और शुरुआत में ये जो चार्जेस हैं ये है 2q 4q 3q, ये आपस में इन्फिनिटी दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये साइड में है। ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो आप इसका मान निकालिए। कैसे? तो आपको कहता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, हैज़ टू बी डन पूछ रहा है, देखिएगा, इनिशियल से फाइनल। तो हम क्या करेंगे, माइनस या डायरेक्ट भी वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑर्डर उलट देते हैं, फाइनल से इनिशियल, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक बन गया तो ऑर्डर उलट गया। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फाइनल टू इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का जोड़ा आप बता सकते हैं, के माने 1/4πε0 तो बाहर ही रहेगा। इसके जोड़े कितने बन जाएंगे, 2 दूनी 4, 2, इसके जोड़े 3 जोड़े बनेंगे, 1 2 3, तो इसके हो जाएंगे 3 दूनी 6 q²/a, इसके हो जाएंगे 12 q²/a, और इसके हो जाएंगे 4 दूनी 8 q²/a। ठीक है, और ये हो जाएंगे 12 8 20 6 26 26 q² 4πε0 इंटू a। सबके मान हमें मालूम है, वो रख दीजिए। अच्छा, ये तो हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल छूट गया। इनिशियल का पोटेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि इनके बीच की इन्फिनिटी दूरी है, इनके बीच की इन्फिनिटी दूरी है, इनके बीच की इन्फिनिटी दूरी है, तो इनका इनिशियल जो टोटल एनर्जी होगा वो 0 होगा, -0। तो यही आ जाएगा। q² का मान 1 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, 1/4πε0 9 × 10⁻9, और a का मान 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है तो उसको हम 0.1 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ ला के रखेंगे, वी विल गेट द आंसर। यह था 66। बात करते हैं 67।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज बाई 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम अ पोटेंशियल 100 वोल्ट टू द पोटेंशियल 200 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। देखो भाई, मान लो कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 100, एक पॉइंट है ए जहां का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, और एक दूसरा पॉइंट है जहां का पोटेंशियल है 200 वोल्ट। 100 वोल्ट से 200 वोल्ट की तरफ एक चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करके वो यहाँ तक जाता है बी तक, तो उसकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगा? कैसे बताइएगा? इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी, आप कैसे बताइएगा? देखिए, चार्ज पार्टिकल के बारे में तो कुछ नहीं कहता है, आप इसको पॉजिटिव लेकर के चलिए, पॉजिटिव चार्ज है। तो सुनो और समझो, ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक लाइंस के रूप में देखें तो इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन ये होगा, दिस मच, because electric lines flows from higher potential to lower potential। तो ये डायरेक्शन होगा। और चार्ज का मूवमेंट अगर ये हो रहा है और ये अगर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर ये चल रहा है तो इसकी जो रिटार्डेशन होगा। अगर सेम डायरेक्शन में चलता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाकर एक्सेलरेट करके गति बढ़ाता, तो वहाँ पर उसकी गति बढ़ता। लेकिन ये अपोजिट जा रहा है तो रिटार्डेशन की वजह से इसकी स्पीड कम होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी स्पीड कम होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया में अगर यहाँ पर का काइनेटिक एनर्जी है ए और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी है बी, तो कहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? तो ए का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, बी का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इसका दूसरा भी जवाब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या कोई बाहरी फोर्स लगा, क्या कोई फ्रिक्शन लगा? अगर नहीं लगा कुछ भी, ना बाहरी फोर्स के वर्क डन हुए, ना फ्रिक्शन के द्वारा कोई फोर्स लगा उसके कारण ना कोई वर्क डन हुए, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने हैं। तो यहाँ की एनर्जी टोटल और यहाँ की एनर्जी आपस में बराबर होगा। अब देखो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 100 वोल्ट। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 200 इंटू क्यू। चार्ज क्यू अगर यहाँ पहुँचेगा तो चार्ज गुना पोटेंशियल गुना कर देने से आ जाएगा। तो यहाँ का एनर्जी हो गया इस चार्ज में 100 क्यू, और यहाँ का पहुँचने के बाद हो जाएगा 200 क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया कैसे? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब जरूर किसी दूसरे पार्ट की एनर्जी ये एक्वायर कर लिया है और इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्हांस हो गया है। और दूसरा एनर्जी इसमें कहाँ से आएगा? तो दूसरा एनर्जी वही है, काइनेटिक एनर्जी। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इंक्रीज होगा उतना ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 200 क्यू माइनस 100 क्यू, तो 100 क्यू। तो दैट मच विल बी द डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, 100 क्यू। बातें समझ में आई? तो ये सारी बातें तो दिमाग लगा करके हमने आपको कह दिया। अब सवाल अगर कोई है तो हम प्रिंसिपल क्या लगाएं? इतना दिमाग नहीं लगाना पड़े हमको, तो खाली प्रिंसिपल चाहिए भाई। तो क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई भारी फोर्स लगा? नहीं लगा। क्या कोई फ्रिक्शन लगा? नहीं लगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए का और मैकेनिकल एनर्जी बी का हम आपस में बराबर कर देते हैं। ए का काइनेटिक के ए का पोटेंशियल हो जाएगा 100 इंटू क्यू, बी का काइनेटिक के बी
बी का पोटेंशियल 200 क्यू, ठीक है। इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो के ए माइनस के बी दैट इज इक्वल टू 100, 200 से 100 घट जाएगा 100 क्यू। अब देखो ये जो रिजल्ट आया है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब के ए का मान ज़्यादा होगा, और ज़्यादा में कम घटेगा तभी तो मान पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ए पर ज़्यादा होगा और बी पर काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यही होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यही होगा। सवाल में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इन प्रॉब्लम यू हैव गिवन 10 जूल, तो ये मान 10 जूल दिया हुआ है, 100 क्यू, तो यहाँ से आप क्यू बता सकते हैं 100 बटा में 10/100, तो 0.1 कूलम, ये आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं 68। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज इतना एंड मास आर केप्ट ए सेपरेशन 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। देखो दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों में मास है, समान मास है, मास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और हम यहाँ से इसको रिलीज कर देते हैं, माने इसको रेस्ट से छोड़ देते हैं। व्हाट वुड बी द स्पीड्स व्हेन देयर सेपरेशन इज लार्ज। अगर यही दोनों बहुत, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल मारेगा और समय के साथ दूर और दूर और दूर और दूर होता जाएगा। रिपेलिंग फोर्स लगने की वजह से एक एक्सेलरेशन भी होगा जिसके कारण उसकी गति बढ़ेंगी। हालांकि दूर होने से फोर्स की मात्रा कम होगी लेकिन फोर्स तो लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो गति बढ़ेगा, गति कभी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ता जाएगा। और जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हो जाए, इन्फिनिटी दूर हो जाए, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी। चूँकि दोनों के चार्ज मास बराबर हैं तो स्पीड भी दोनों की बराबर होगी, और आपको यहाँ पर स्पीड इसकी निकालनी है। तो देखो ये इनिशियल अवस्था, ये फाइनल अवस्था है। बताइए देखकर, क्या इस अवस्था से इस अवस्था आने में कोई बाहरी फोर्स लगा, कोई फ्रिक्शन लगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपने आप मूव किया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल आपस में बराबर होगा। बताइए, यहाँ का काइनेटिक कुछ नहीं, यहाँ का पोटेंशियल के क्यू गुना क्यू स्क्वायर, के का मतलब 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए। फाइनल में आ जाइए, यहाँ पर काइनेटिक बोलिए इसका, हाफ मास एम दिया हुआ है, m इंटू वी स्क्वायर, इसका भी मास m ही है, हाफ m वी स्क्वायर। और पोटेंशियल का मान इन्फिनिटी दूरी पर होने की वजह से पोटेंशियल का मान 0, और आप इसको सिंप्लीफाई करके v का मान निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल मान दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो ये था 68। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। Two particles have equal mass 5 gram, each opposite charges -4 + 4. Are they released from rest with a separation of 1 meter? एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, मास दोनों में समान है, चार्ज बस अंतर है, एक प्लस है और एक माइनस है, मास दोनों का समान है और बीच की दूरी है 1 मीटर। 1 मीटर, 1 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन सेपरेशन रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये दोनों को छोड़ देंगे तो दोनों में एक प्लस एक माइनस अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे के करीब आएगा। एट्रैक्शन फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन जो होगा एक दूसरे की तरफ आने की गति बढ़ती जाएगी। और जब ये दोनों आपस में 50 सेंटीमीटर दूर होगा
तो इसमें और इसमें अच्छा खासा स्पीड आएगा। दोनों के मास हैं। ये इनिशियल अवस्था है, ये फाइनल अवस्था है। बताइए, सेम मैकेनिकल इनिशियल और मैकेनिकल फाइनल। जाइए इनिशियल अवस्था में काइनेटिक बोलिए, तो काइनेटिक तो शुरुआत में चूंकि रेस्ट से छोड़े हैं तो जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। 1/4πε0 q स्क्वायर बाई डिस्टेंस, अगर ये a ले लेते हैं तो a स्क्वायर। यहाँ आइए तो इसमें काइनेटिक है 12mv², ये माइनस है चार्ज में v स्क्वायर, प्लस इसका भी 12mv² ही होगा। अगर दोनों के मास अलग अलग होते तो स्पीड बदल जाता, मास सेम है तो स्पीड वही रहेगा। और पोटेंशियल होगा इस केस में, पोटेंशियल का मान कितना होगा तो 1/4πε0। और यहाँ पर याद रखिए पोटेंशियल निगेटिव होगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो -q² होगा। यहाँ पर भी एक प्लस एक माइनस है तो -q² होगा। और ये दूरी को अगर हम b ले लेते हैं तो ये b होगा। सारे न्यूमेरिकल मान आपको पता है, चार्ज पता है, 1/4πε0 जानते हो, a पता है, b पता है, चार्ज पता है, मास दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग थ्योरी वाले क्लास में भी इस तरह के सवाल सॉल्व किए हैं कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। तो आप ये सभी सवाल जो अगर बना लिए होंगे तो कुछ गलतियां हुई होंगी, तो आप उसको मिलाइए कि क्या सही किए हैं, क्या गलती किए हैं। गलती हुई तो उसको आप करेक्ट कीजिए और फिर उसको कमांड कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला जो आप लोग की क्लास है वो इलेक्ट्रिक डायपोल पर क्लास है, तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल थोड़ा किताब से पढ़िए ताकि आपको क्लास समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।